नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार जीएस गुरु में। तो एक और ज्योग्राफी का नया वीडियो लेकर मैं आप लोगों के सामने हूं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ज्योग्राफी का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। उसमें ज्योग्राफी क्या है एज ए सब्जेक्ट और इसकी कौन कौन सी ब्रांचें हैं, फादर ऑफ ज्योग्राफी किसको बोलते हैं, पृथ्वी एक ग्रह क्यों कहलाती है, इन सभी के बारे में चर्चा की थी। और लास्ट क्लास में मैंने बताया कि पृथ्वी एक ग्रह है क्योंकि इसके पास स्वयं की ऊर्जा और स्वयं का प्रकाश नहीं है, और ये ऊर्जा और प्रकाश के लिए सूर्य पर, एक तारे पर निर्भर करती है। और ये अपने से भी बड़े एक परिवार का हिस्सा है, एक फैमिली का हिस्सा है, और उसी फैमिली को हम बोलते हैं सौर मंडल, या इंग्लिश में इसे हम कहते हैं सोलर सिस्टम। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम चर्चा करेंगे सोलर सिस्टम की, और सोलर सिस्टम या सौर मंडल जिसे हम सूर्य का परिवार भी कहते हैं। और इसे सूर्य का परिवार इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सौर मंडल, इस फैमिली में जो भी चीजें विद्यमान हैं, आज मैं जिन भी ऑब्जेक्ट्स की यहां पर बात करूंगा वो सभी सूर्य से अलग होकर बने हैं और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सूर्य का चक्कर लगाते हैं। देखिए, इन ब्रीफ अगर मैं बात करूं तो सौर मंडल एक गुरुत्वाकर्षण बल से बंधा हुआ सिस्टम है या तंत्र है, एक ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम जिसमें सभी ऑब्जेक्ट सूर्य के साथ गुरुत्वाकर्षण बल से द्वारा बंधे हुए हैं, और सूर्य का जो ग्रेविटेशनल पुल है, गुरुत्वाकर्षणीय खिंचाव है, वो इन सभी को, पृथ्वी को, बाकी ग्रहों को, उपग्रहों को अपनी ओर खींच रहा है। और इसी के कारण ये सभी सूर्य का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सौर मंडल में चक्कर लगाते हैं। तो आज के दिन में हम क्या कहते हैं कि पृथ्वी और बाकी ग्रह सभी किसका चक्कर लगा रहे हैं? सूर्य का। लेकिन आज से 2-2,500 साल पहले की अगर मैं बात करूं, उस समय साइंस इतना विकसित नहीं था, भूगोल जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं था, और उस समय के लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी। तो सौर मंडल के बारे में जो पहला सिद्धांत दिया गया था, उस सिद्धांत को हम बोलते हैं जियो सेंट्रिक थ्योरी। जियो सेंट्रिक थ्योरी, यहां पर अगर मैं बात करूं तो जियो, हमने आपको बताया था जियो, ग्रीक भाषा में पृथ्वी को हम क्या कहते हैं? जियो। और सेंट्रिक मतलब क्या होता है बेटा? केंद्र में। तो जियो सेंट्रिक, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भू केंद्रक सिद्धांत, जो ये भू केंद्रक सिद्धांत है, ये सौर मंडल के बारे में दिया गया पहला सिद्धांत। और ये सिद्धांत क्या कहता है कि भू यानी कि पृथ्वी, जियो यानी कि सेंटर में, भू केंद्रक सिद्धांत ये कहता है कि पृथ्वी इस ब्रह्मांड के केंद्र में है, और सूर्य सहित जितने भी तारे हैं या बाकी ग्रह हैं वो सब किसका चक्कर लगाते हैं? पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। शुरुआती मानव यही जानता था। उसके अनुसार पृथ्वी इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा आकाशीय पिंड है और प्रत्येक चीज इसका चक्कर लगा रही है। हम इस ब्रह्मांड के केंद्र में है। और यह सिद्धांत दिया गया था 140 एडी या ईस्वी में, और दिया गया था इस व्यक्ति के द्वारा जिसे हम कहते हैं क्लाउडियस टोलमी। तो क्लाउडियस टोलमी वो व्यक्ति था जिसके द्वारा जियोसेंट्रिक सिद्धांत दिया गया था। इंग्लिश में पी साइलेंट रहता है, हिंदी में इसे हम टोलमी कहते हैं, जिसके द्वारा जियोसेंट्रिक सिद्धांत दिया गया। हालांकि जियोसेंट्रिक थ्योरी एक फोर्स थ्योरी थी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो इसके बाद सही सिद्धांत किसने दिया, सही बात किसने बताई? तो इसके बाद इसके अपोजिट में एक सिद्धांत आता है जिसे हम कहते हैं हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। जो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी है, इसे हम हिंदी में बोलते हैं बच्चे सौर केंद्रक सिद्धांत। जैसे ग्रीक भाषा में पृथ्वी को हम भू कहते हैं, वैसे ग्रीक भाषा में सूर्य को हम हीलियो कहते हैं। और यह सिद्धांत कह रहा है सौर केंद्रक, और इस सिद्धांत के अनुसार इस ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और पृथ्वी सहित सभी ग्रह इसका क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। और यह जो सिद्धांत दिया गया था 1543 एडी या ईस्वी में निकोलस कोपरनिकस के द्वारा। निकोलस कोपरनिकस ने पहली बार
ये बताया था कि पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं और सूर्य इस ब्रह्मांड के केंद्र में है, सोलर सिस्टम के सेंटर में है। और चूंकि पहली बार निकोलस कोपरनिकस ने यह बताया कि सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं और सौर मंडल की परिकल्पना को प्रस्तुत किया या दुनिया के समक्ष रखा, इसीलिए निकोलस कोपरनिकस को हम डिस्कवर ऑफ सोलर सिस्टम या सौर मंडल का खोजकर्ता कहते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि सौर मंडल का खोजकर्ता किसे कहा जाता है, तो हम कहेंगे निकोलस कोपरनिकस वाज द डिस्कवर ऑफ सोलर सिस्टम, जिसने पहली बार दुनिया के सामने सौर मंडल की परिकल्पना को जन्म दिया। हालांकि एक चीज एक बार बता दूं आप लोगों को कि जो ये सोलर सिस्टम वर्ड है, ये निकोलस कोपरनिकस ने नहीं दिया, परिकल्पना दी। उसने सोलर सिस्टम नाम की कोई चीज नहीं बताई कि इसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं। यह जरूर बताया कि सूर्य है, पृथ्वी, बाकी ग्रह इसका चक्कर लगाते हैं। तो अगर सोलर सिस्टम वर्ड की बात करें, ये वर्ड जो अंग्रेजी में शामिल किया गया था, ये 1704 में किया गया था। 1704 में पहली बार ये शब्द आया इस थ्योरी, इस परिकल्पना के लिए। उससे पहले हम इसे हीलियोसेंट्रिक थ्योरी के नाम से जानते थे, जो कोपरनिकस ने दी थी। अब कोपरनिकस से ये पूछा गया कि ठीक है भाई, सूर्य केंद्र में है, पृथ्वी, बाकी ग्रह इसका चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये सभी ग्रह सूर्य का चक्कर क्यों लगाते हैं? तो ये कोपरनिकस को मालूम नहीं था कि किस बल के कारण, किस फोर्स के कारण सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो इसके बाद आगे एक थ्योरी और आई और उस थ्योरी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, या हिंदी में कहते हैं ग्रहों की गति का नियम। देखिए, सौर मंडल को पढ़ने से पहले आपको ये 2-4 बेसिक चीजें पता होना चाहिए, इसीलिए मैं आप लोगों को इनके बारे में बता रहा हूं ब्रीफ में। लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, नाम से पता लग रहा है, ग्रहों की गति का नियम, यानी कि ये नियम ये बताता है कि सभी ग्रह सूर्य का चक्कर क्यों और किस बल के कारण लगाते हैं। और ये सिद्धांत 1609 ईस्वी में 1609 AD में दिया गया था जोहान केपलर के द्वारा। जोहान केपलर ने सबसे पहले यह बताया कि सभी ग्रह सूर्य का चक्कर क्यों लगाते हैं, किस बल के कारण लगाते हैं। और हालांकि फिजिक्स में सभी विद्यार्थी इसको विस्तार से पढ़ते हैं, इस लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को, लेकिन यहां पर मैं ब्रीफली आपको केवल 2 चीजें बताऊंगा इसके बारे में। पहली चीज, जिस बल के कारण सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, वो जो जोहान केपलर ने बताया, वो बल था गुरुत्वाकर्षण बल। Each and every planet revolves around sun due to gravitational force। प्रत्येक ग्रह सूर्य का चक्कर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगा रहा है। जो सूर्य का ग्रेविटेशनल पुल है, उसका गुरुत्वाकर्षणीय खिंचाव है, वो सभी ग्रहों को अपनी ओर खींच रहा है। और दूसरी बात उसने ये बताई कि जो सूर्य का चक्कर ग्रह लगाते हैं, वो एक रास्ते पर लगाते हैं। सूर्य का चक्कर सभी ग्रह एक रास्ते पर लगाते हैं और उस रास्ते को कहा जाता है कक्षा या ऑर्बिट। ग्रह जिस रास्ते पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उस रास्ते को हम कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं। और केपलर अपने सिद्धांत में यह कहता है कि जो ये ऑर्बिट या कक्षा है, यह वृत्ताकार नहीं है जिसके ऊपर ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, यह है दीर्घ वृत्ताकार, या मैं कहूं अंडाकार। Each planet revolves around sun in elliptical orbit। दीर्घ वृत्ताकार को इंग्लिश में हम कहते हैं एलिप्टिकल। तो प्रत्येक ग्रह सूर्य का चक्कर जिस रास्ते पर लगाता है, उसे कक्षा कहते हैं। और ग्रहों की कक्षा कैसी है? दीर्घ वृत्ताकार, अंडाकार या एलिप्टिकल है, वृत्ताकार नहीं है। और जब भी कोई अधिक गुरुत्वाकर्षण वाली वस्तु कम गुरुत्वाकर्षण वाली वस्तु को अपनी ओर खींचती है, तो उसका रास्ता एलिप्टिकल या दीर्घ वृत्ताकार हो जाता है। तो ये 3 चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। ये बेसिक नियम है सोलर सिस्टम के, जिसके ऊपर पूरा सोलर सिस्टम आधारित है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम चलेंगे, वो हम बात करेंगे कि हमारे सौर मंडल या सोलर सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, या इस सौर परिवार के अंदर, इस फैमिली में कौन कौन से सदस्य आते हैं। लेकिन उससे पहले, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हमारा जो सौर मंडल, जो सूर्य का परिवार है, ये भी अपने से बड़े एक सिस्टम, एक फैमिली का हिस्सा है।
सूर्य का भी अपना एक परिवार है, सोलर सिस्टम भी एक फैमिली का हिस्सा है, और इस फैमिली को हम कहते हैं मिल्की वे। यानी कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, हिंदी में हम इसे कहते हैं दुग्ध मेखला, कि हमारा सौर मंडल किस फैमिली का हिस्सा है, तो हम कहेंगे ये मिल्की वे का हिस्सा है। और मिल्की वे या दुग्ध मेखला क्या है बेटा? एक गैलेक्सी है, एक आकाश गंगा है, तारों का बहुत बड़ा गुच्छा है, और ऐसे तारों के लाखों गुच्छे हैं इस ब्रह्मांड में। उसमें से एक मिल्की वे है, दुग्ध मेखला है, और उसी मिल्की वे आकाश गंगा का हिस्सा क्या है? हमारा सोलर सिस्टम। अब मैं सोलर सिस्टम की थोड़ी सी लोकेशन आप लोगों को मिल्की वे, हमारी दुग्ध मेखला, हमारी आकाश गंगा में बता देता हूं। जैसे बाकी आकाश गंगाओं में असंख्य तारे हैं, खरबों तारे हैं, वैसे हमारी आकाश गंगा में भी खरबों तारे हैं। उसमें से सूर्य और सूर्य का परिवार सोलर सिस्टम कहां पर स्थित है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, जो हमारी मिल्की वे, हमारी आकाश गंगा है, इसका आकार कैसा है। देखो, जो हमारी आकाश गंगाएं हैं, गैलेक्सीज हैं, वो डिफरेंट साइज और शेप की हैं। किसी का आकार वृत्ताकार है, किसी का दीर्घ वृत्ताकार है, कोई इर्रेगुलर शेप की है, यानी कि आकारहीन है। हमारी आकाश गंगा का आकार कैसा है? इसका आकार कुछ सर्पिलाकार है। किस प्रकार का है? सर्पिलाकार, स्पाइरल शेप की है हमारी आकाश गंगा। जैसे आप दिवाली पे जो फिरकी घुमाते हैं, वो उस प्रकार का सर्कुलर शेप, या जो आप लोग कछवा छाप जलाते हैं, उसका आकार कैसा होता है? सर्पिलाकार, स्पाइरल। तो हमारी आकाश गंगा का आकार कैसा है? सर्पिलाकार, स्पाइरल इन शेप। आवर गैलेक्सी इज स्पाइरल इन शेप, सर्पिलाकार। और इसके बहुत सारी आर्म्स निकली हुई हैं, बाजुएं निकली हुई हैं, और उनमें से एक बाजू का नाम है ओरियन आर्म। हमारी आकाश गंगा का आकार कैसा बताया मैंने? सर्पिलाकार। और हमारी आकाश गंगा की बहुत सारी बाजुएं हैं, और उसमें से एक बाजू का नाम है ओरियन आर्म। और इस ओरियन आर्म के अंदर ही हमारा सोलर सिस्टम विद्यमान है। और ये सोलर सिस्टम हमारा, या ओरियन आर्म, हमारी आकाश गंगा के केंद्र से लगभग 26,000 लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। प्रकाश वर्ष ब्रह्मांड में दूरी को मापने की एक इकाई है, एक यूनिट है। और ये जो हमारा सोलर सिस्टम और ये हमारी आकाश गंगा की जो ओरियन आर्म है, ये इस आकाश मिल्की वे या दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। तो ये हमारी आकाश गंगा में हमारे सोलर सिस्टम की लोकेशन है। अब इसके बाद हम सोलर सिस्टम के कंपोनेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। कई बार एग्जाम के अंदर, अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से, निम्न में से कौन सा सौर मंडल का हिस्सा है या नहीं है, या इनमें से कौन सा सौर मंडल का सदस्य है। तो हमारे सौर मंडल में केवल पृथ्वी या बाकी ग्रह ही नहीं है, सूर्य ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें विद्यमान है। तो एक एक करके उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे सौर मंडल में इस परिवार का मुखिया है। किसी भी आप परिवार का इंट्रोडक्शन देते हैं, फैमिली का इंट्रोडक्शन देते हैं, तो सबसे पहले उसका हेड, फैमिली का हेड आता है, और इस फैमिली का हेड है द सन, सूर्य। और यहां पर मैं केवल इनकी प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा, यानी कि सन जैसे एक स्टार है, पृथ्वी एक ग्रह, ये क्यों है आगे आने वाले वीडियो में एक अलग से वीडियो हम सूर्य के बारे में आप लोगों को देंगे। इसके अलावा एक वीडियो केवल ग्रहों के बारे में होगा, एक उपग्रहों के बारे में, इस प्रकार से। तो सन इज ए स्टार, सूर्य एक क्या है बेटा? तारा। और यहां पर केवल मैं इतना बताऊंगा आप लोगों को कि सूर्य को तारा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास सेल्फ एनर्जी, सेल्फ लाइट है, स्वयं की ऊर्जा और स्वयं का प्रकाश है। ऐसा कोई भी आकाश इस ब्रह्मांड में जो खुद की लाइट एनर्जी से चमक रहा है, जो खुद के प्रकाश से चमक रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? तारा बोलते हैं या स्टार बोलते हैं। तो सूर्य एक तारा है। और अगर मैं सूर्य की बात करूं इस परिवार के मुखिया के रूप में, तो इस सौर मंडल में जितना भी मास, द्रव्यमान या पदार्थ मौजूद है, उसका 99.8% जो पदार्थ है, या मैं कहूं मास है या द्रव्यमान है, वो अकेला सूर्य में मौजूद है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा सौर मंडल के अंदर सूर्य कितना बड़ा है, कि इस पूरे सौर मंडल में अगर मैं मानूं कि भाई 100 kg पदार्थ विद्यमान है, तो 99.8 किलोग्राम पदार्थ केवल किसमें है? सूर्य में। बाकी 0.2% में अगर मैं बात करूं, पृथ्वी है, बाकी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, चंद्रमा है, बाकी धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह वगैरह हैं। तो सूर्य कितना बड़ा है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। और सूर्य के बाद जो दूसरी चीज इस सौर मंडल में आती है, वो आते हैं बेटा ग्रह।
ग्रह जिन्हें हम कहते हैं प्लैनेट। और ग्रहों की संख्या हमारे सौर मंडल में वर्तमान में कितनी है? 8। पहले 9 ग्रह होते थे, लेकिन प्लूटो को ग्रहों की संख्या से बाहर कर दिया गया। अब जो हमारे ग्रह 8 हैं। आगे आने वाले वीडियो में आपको पता लगेगा, जरूर देखते रहें कि प्लूटो को क्यों बाहर निकाला गया। तो अभी वर्तमान में कितने ग्रह? 8। ग्रह एक ऐसा आकाशीय पिंड होता है जिसके पास सेल्फ एनर्जी, सेल्फ लाइट नहीं होती, खुद का ऊर्जा, खुद का प्रकाश नहीं होता। और ग्रह ऊर्जा प्रकाश के लिए किस पर निर्भर करते हैं? तारों पर। यानी कि हमारे सौर मंडल के ग्रह सूर्य से ऊर्जा प्रकाश लेते हैं, और क्योंकि उनको सूर्य से ऊर्जा प्रकाश मिलता है, इसीलिए वो उनका चक्कर लगाते हैं। कुछ पाने के लिए चक्कर लगाना पड़ता है किसी के पीछे। तो यहां पर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं किसका? सूर्य का। और हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह। अगर मैं सूर्य से दूरी के आधार पर बात करूं तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, इसके बाद हमारा मंगल आता है, बृहस्पति आता है, शनि, अरुण और वरुण, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। 8 ग्रह। ग्रह जितने भी हैं वो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं डायरेक्टली। इसके बाद आते हैं हमारे पास बोने ग्रह। तीसरी चीज हमारे सौर मंडल में बोने ग्रह, या जिनको हम बोलते हैं ड्वार्फ प्लैनेट। अब ये बोना ग्रह क्या होता है? जैसे आपने बोना आदमी देखा होगा, बोना आदमी छोटे कद का, वो एक मनुष्य ही है, उसको हम कहते हैं मनुष्य ही है। वो सारे काम कर सकता है जो एक मनुष्य कर सकता है। उसकी शादी भी होगी, बच्चे भी पैदा कर सकता है। लेकिन अगर उसको दिल्ली पुलिस के फिजिकल पास करने भेज दिया जाए तो उस फिजिकल के अंदर उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, ये कह के कि आप पूर्ण रूप से फिट नहीं है, आपकी हाइट छोटी, आप पूरे मनुष्य नहीं है। मनुष्य है लेकिन पूरा नहीं। इसी प्रकार से ये भी ग्रह ही हैं, ये भी चक्कर लगाते हैं किसका? सूर्य का। लेकिन इनमें ग्रहों की सारी विशेषताएं मौजूद नहीं है, इसीलिए इनको बोना ग्रह का हो सकता है। ये गोल ना हो, इनमें अपना गुरुत्वाकर्षण बल ना हो, ये अपने रास्ते पर सूर्य का चक्कर ना लगाते हो, और इसीलिए इनको हमने बोना ग्रह कहा। और ऐसे 5 बोने ग्रह हमारे सौर मंडल में विद्यमान है। सबसे पहला प्लूटो। प्लूटो जो पहले ग्रह था, आज एक बोना ग्रह है। इसके अलावा सीरस है, इसके अलावा एरीस है, इसके अलावा यूमिया है, और लास्ट जो है मेकमेक। ये 5 बोने ग्रह हमारे सौर मंडल में विद्यमान है। तो 8 ग्रह, इसके अलावा 5 बोने ग्रह, और दोनों डायरेक्टली सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। बात ध्यान रखनी है कि बोने ग्रह सूर्य का ही चक्कर लगाते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रह किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य का। बोने ग्रह किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य का। जैसे मैं आगे बताऊंगा अब उपग्रह। उपग्रह किसका चक्कर लगाते हैं? ये सूर्य का चक्कर नहीं लगाते। उपग्रह जिसको हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। उपग्रह ऐसे आकाशीय पिंड है हमारे सोलर सिस्टम में जो किसका चक्कर लगाते हैं? ग्रहों का। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और इसीलिए हम चंद्रमा को पृथ्वी का क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं। अब वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो हमारे सोलर सिस्टम में केवल चंद्रमा ही एक उपग्रह नहीं है, ये तो केवल पृथ्वी का उपग्रह है। बाकी ग्रहों के भी अपने उपग्रह हैं। अगर यहां पर अगर मैं बात करूं तो अगर मैं बुध की यहां पर बात करूं तो बुध का कोई उपग्रह नहीं है, 0। शुक्र का 0, इनका कोई चक्कर नहीं लगाता, इनके पीछे कोई नहीं है, कुंवारे हैं बेचारे। ठीक है, तो बुध शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का 1, चंद्रमा, मंगल के 2, एक का नाम फोबोस, एक का नाम डीमोस। आगे विस्तार से बात करेंगे। बृहस्पति के पास, अब बृहस्पति की चर्चा करते हैं, थोड़ा करंट से दौड़ते हैं। बृहस्पति के पास 67 चंद्रमा थे, पहले मून थे, उपग्रह थे। लेकिन 2018 में 12 नए चंद्रमा खोजे गए इसके, और आज वर्तमान में बृहस्पति के 79 मून्स हो चुके हैं। शनि की बात करूं तो शनि के पहले 62 चंद्रमा थे, पिछले साल 20 नए मून खोजे गए, 82 मून हो चुके हैं आज के दिन इसमें। अरुण के पास 27 चंद्रमा है, वरुण के पास 14, और इन सभी को अगर मैं जोड़ूं तो इस समय हमारे सौर मंडल में 205 उपग्रह मौजूद हैं जो इन 8 ग्रहों का चक्कर लगा रहे हैं। तो ग्रहों का उपग्रह डायरेक्ट चक्कर लगाते हैं, प्रत्यक्ष, लेकिन सूर्य का कैसे लगा रहे हैं? अप्रत्यक्ष रूप से। तो उपग्रह किसका चक्कर लगाते हैं बेटा? ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। अब उपग्रह के बाद अगली चीज कौन सी आती है? उपग्रह के बाद अगली चीज आती है, उसको हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड्स। क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड्स।
क्षुद्र, क्षुद्र का मतलब होता है छोटा। ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं, चट्टानों के टुकड़े हैं, रॉक पार्टिकल्स हैं जो हमारे सौर मंडल में चक्कर लगा रहे हैं। अब ये चट्टानों के टुकड़े आए कहां से? तो देखो, जब सौर मंडल का निर्माण हो रहा था, एक विशाल गुरुत्वाकर्षण वाले गैसों के बादल से इस सौर मंडल का निर्माण हुआ है, और वो जो बादल टूटा तो उसमें सबसे बड़ा जो टुकड़ा निकला वो सूर्य था। उससे छोटे टुकड़े ग्रह बने, उससे छोटे उपग्रह, और उससे भी जो छोटे छोटे टुकड़े थे उनको हमने क्या बोला? क्षुद्र ग्रह। जब हम एक बड़े पत्थर को भी तोड़ते हैं तो उसमें कुछ बड़े टुकड़े अलग हो जाते हैं और कुछ उसका चूरा बच जाता है, उसी चूरे को हम मलबा बोलते हैं। और ऐसे ये क्षुद्र ग्रह भी इस सौर मंडल के मलबे के समान है, और इसमें ऐसे, तो हम इसको सौर मंडल का मलबा भी कह सकते हैं। और इसमें ऐसे छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े क्षुद्र ग्रह हमारे सौर मंडल में कितने विद्यमान हैं? 40,000 से भी ज्यादा संख्या में छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह हमारे सौर मंडल में विद्यमान है। और ये क्षुद्र ग्रह भी सूर्य का क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, अब क्षुद्र ग्रह के बाद जो अगली चीज आती है, देखिए, तो हमारे पास क्या हो गए? ग्रह, बोने ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह। इसके बाद आते हैं बेटा हमारे पास धूमकेतु, जिन्हें हम पुच्छल तारा भी कहते हैं, इंग्लिश में कॉमेट। धूमकेतु, पुच्छल तारा या कॉमेट। अब देखिए, पुच्छल तारा, धूमकेतु होता क्या है? पहली बात तो इसको पुच्छल तारा इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि इसकी एक पूंछ होती है, एक टेल होती है इस प्रकार से, इसलिए इसको पुच्छल तारा कहा जाता है। अब ये बने किस चीज से होते हैं? तो ये बहुत ही हल्के पदार्थ से, मटेरियल से बने होते हैं। ये बने होते हैं धूल कणों से, बर्फ के कणों से, आइस पार्टिकल्स और गैसों से। मेड ऑफ विद डस्ट पार्टिकल, आइस पार्टिकल एंड लॉट्स ऑफ गैसेस। इन चीजों से बने होते हैं हमारे पुच्छल तारे। उनकी एक टेल होती है, इसी कारण इनको पुच्छल तारा कहा जाता है। और एक बात ध्यान रखनी है, इनकी जो ये पूंछ है, टेल है, ये हमेशा जो हमारा सन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। पुच्छल तारों की जो टेल होगी, पूंछ होगी, ये सन के हमेशा विपरीत दिशा में होगी, क्योंकि सूर्य से कुछ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स की धाराएं या वेव्स निकलती हैं, उन्हें हम बोलते हैं सोलर विंड्स, सौर हवाएं। सूर्य से निकलने वाले विद्युत आवेशित कण, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स की जो वेव्स होती हैं उन्हें हम सोलर विंड्स कहते हैं। और इन सोलर विंड्स के ही प्रभाव के कारण इसके जो धूल कण हैं, गैसें हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में उड़ने लगती हैं और इसके कारण की एक टेल बन जाती है, और इसी टेल के कारण इन्हें पुच्छल तारा कहा जाता है। जैसे आप हवा में कपड़ा लहराएं तो जिस तरफ से हवा आएगी कपड़ा अपोजिट डायरेक्शन में उड़ने लगेगा। तो इनको हम कहते हैं धूमकेतु को पुच्छल तारा भी। अब देखो, हमारे सौर मंडल में सैकड़ों धूमकेतु हैं जो अभी तक खोजे जा चुके हैं, लेकिन आप लोगों को अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल एक धूमकेतु का नाम याद रखना है, और उस धूमकेतु का नाम है क्या? हैली। हैली धूमकेतु। एडमुंड हैली, ये एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉट थे, खगोल विज्ञानी थे, ब्रिटेन से इनका संबंध था। और चूंकि एडमुंड हैली ने इस धूमकेतु को पहली बार 1705 में खोजा था, और इसीलिए इस धूमकेतु का नाम उन पर रख दिया गया, हैली धूमकेतु। एडमुंड हैली ने एक बात और भी बताई कि ये जो हैली धूमकेतु है, ये सूर्य का चक्कर लगभग 76 सालों में पूरा करता है, 76 ईयर्स में, और लगभग इतने ही सालों में ये पृथ्वी पर भी एक बार दिखाई देता है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हैली धूमकेतु कितने सालों में सूर्य का चक्कर पूरा करता है, या कितने वर्षों में एक बार पृथ्वी पर दिखाई देता है? तो हम कहेंगे कितने सालों में? 76 सालों में। ठीक है, लास्ट टाइम 1985 में दिखाई दिया था, उम्मीद है अगली बार 2061 में ये दिखाई देगा। तो हैली धूमकेतु के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, धूमकेतु या जिसको हम कहते हैं पुच्छल तारा। इसके बाद अगली चीज क्या आती है? इसके बाद आते हैं बेटा उल्का एवं उल्का पिंड, मीटियोर एंड मीटियोराइट्स। उल्का एवं उल्का पिंड। अब ये क्या बला है? उल्का उल्का पिंड। देखो, कई बार आपने टूटता तारा देखा होगा आसमान में रात को, शूटिंग स्टार जिसको बोलते हैं। तो इसमें से शूटिंग स्टार या टूटता तारा हम बोलते हैं उल्का को।
टूटता तारा जिसको काफ़ी शुभ माना जाता है, कई लोग कहते हैं इसको देखकर अगर कोई विश मांगी जाए तो वो पूरी हो जाती है। आपने भी कई बार विश मांगी होगी कि मुझे वो मिल जाए या वो मिल जाए, आपकी उम्र में ये सब चीज़ें चलती हैं। तो शूटिंग स्टार या टूटता तारा जिसे हम उल्का कहते हैं। अब ये उल्का और उल्का पिंड होता क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखिए बेटा, जो ये हमने अभी बात की थी एस्ट्रॉइड, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं जो हमारे सौर मंडल में चक्कर लगा रहे हैं। कई बार ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हमारी पृथ्वी के नजदीक से होकर गुजरते हैं, और जब ये पृथ्वी के नजदीक से होकर गुजरते हैं तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इनको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और ये तेजी से हमारी धरती की ओर खींचने लगते हैं। लेकिन धरती पर डायरेक्ट नहीं गिरते, ये धरती पर गिरने से पहले इनको पृथ्वी के सुरक्षा कवच, उसकी प्रोटेक्शन शील्ड से होकर गुजरना पड़ता है, जिसको हम वातावरण या एटमॉस्फेयर कहते हैं। और जब एटमॉस्फेयर से ये लाखों किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से होकर गुजरते हैं तो उनकी गैसों के साथ, वातावरण में मौजूद गैसों के साथ ये घर्षण करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, और उस घर्षण के कारण इनमें क्या लग जाती है? आग, और ये जल उठते हैं। और जो तो जलकर ऊपर ही नष्ट हो गया, हमारी धरती तक नहीं पहुंचा, उसे हम कहते हैं उल्का। और ज्यादातर उल्काएं 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमारे वातावरण के अंदर जलकर नष्ट हो जाती है, जिसे हम वातावरण का मध्य मंडल कहते हैं। तो अधिकतर उल्काएं मध्य मंडल में लगभग 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही जलकर नष्ट हो जाती हैं। इनको हम टूटता तारा बोलते हैं। लेकिन कोई बड़ा अगर एस्ट्रॉइड है और वो धरती तक पहुंच गया, वातावरण की गैसें उसको जलाकर नष्ट नहीं कर पाई, तो वो धरती से टकरा जाएगा और उसको हम क्या कहेंगे? उल्का पिंड। तो जो ऊपर ही जलकर नष्ट हो गया उल्का, और जो धरती से टकरा गया उल्का पिंड। बट वी आर लकी एनफ कि हमारी धरती से उल्का पिंडों की टकराने की जो प्रायिकता है या प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है। टकराएगा कोई बड़ा ही टकराएगा। कई सदियों में कोई एक आधा बड़ा उल्का पिंड धरती से टकराता है। जैसे लास्ट टाइम हमने इतिहास में पढ़ा है कि एक बड़ा उल्का पिंड धरती से टकराया तो डायनासोर ही विलुप्त हो गए धरती से, इतनी जबरदस्त टक्कर हुई। अगली बार टकराएगा तो हो सकता है मानव सभ्यता ही विलुप्त हो जाए। अभी पीछे चर्चा चली थी कि एक बड़ा उल्का पिंड धरती से टकरा सकता है लगभग 2022 के अंदर, 23 के अंदर। लेकिन आज साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि हम ऐसे बड़े उल्का पिंडों को रास्ता मोड़ने में या उनको नष्ट करने में सक्षम हो चुके हैं। तो उल्का और उल्का पिंड, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके अलावा हमारे सौर मंडल में मौजूद हैं बहुत सारी गैसेज। वैसे तो हमारे सौर मंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सभी गैसें मौजूद हैं। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि सबसे ज्यादा हमारे सौर मंडल में कौन सी गैसें मौजूद हैं, तो आप कहेंगे हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम सबसे अधिक मौजूद गैसें हैं हमारे सौर मंडल में। इनफैक्ट यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम में मिलती है। अगला वीडियो में आपको सूर्य के बारे में बताऊंगा, और सूर्य में हम फिर से इन गैसों की चर्चा करेंगे और बताएंगे कि यूनिवर्स में सबसे ज्यादा ये गैसें क्यों मिलती हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के। सबसे पहले एक तारा है जिसको सूर्य कहते हैं, 8 ग्रह, 5 बौने ग्रह, 205 उपग्रह, 40,000 से ज्यादा क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु या पुच्छल तारे, उल्का, उल्का पिंड और बहुत सारी गैसें, इन सब से मिलकर बना है हमारा सोलर सिस्टम। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। कोई भी आपका प्रश्न हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करना, मैं जरूर आप लोगों का उत्तर दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको प्लीज शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा देना। अगले वीडियो की आप लोगों को नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगी। देखिए, सब्सक्राइब और शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और जितना मोटिवेशन मिलेगा मैं आप लोगों के लिए उतना अच्छा कंटेंट लेकर आऊंगा। बुरा लगा हो तो डिसलाइक भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि मैं आगे सुधार कर पाऊं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। और सभी की, आप लोगों के एग्जाम की मैं अच्छे होने की कामना करता हूं। अपनी तैयारी को चालू रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अगले वीडियो के लिए तैयार रहें। तो धन्यवाद।